Yes, good afternoon to all. Today our topic is Wien's displacement law and after that Stephen Boltzmann law. Okay, ये दो आर्टिकल आज आप करने वाले हो. क्या है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? ये लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. वी क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट. और ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है. किसके लिए होता है? ब्लैक बॉडी. इन सभी टर्म को ध्यान से समझिए. लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ और टी क्या है? टेम्परेचर. ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी. आपको ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट पता है कि हर टेम्परेचर पे रेडिएट होती है एनर्जी, एनर्जी रेडिएट होती है. ठीक है. और उसमें जो वेवलेंथ है, कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसमें से एमिट हो रही है, ये वो वेवलेंथ होगी. ठीक है. और इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? यस, बी. बी क्या है? ये कांस्टेंट. और इस बी की वैल्यू लिखिए आप 2.898 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर केल्विन रेज टू द पावर, सॉरी, मीटर केल्विन ओनली दिस. इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से आप किसी भी ब्लैक बॉडी जो देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है, एमिट भी करती है. तो कोई भी ब्लैक बॉडी है, जब उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ आपकी एमिट होती है. सन, स्टार, ये भी क्या है? ब्लैक बॉडी की तरह हम लेते हैं इनको. और जो इनसे रेडिएशन हमारी अर्थ तक आ रही है, कहां पर आ रही है? अर्थ. वहां पर देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आ रही है. ठीक है. मैक्सिमम वेवलेंथ नोट करिए इसकी, कितनी आ रही है, कौन सी रेडिएशन आ रही है. और उसके बाद आपको पता है ये फार्मूला, T इज इक्वल टू क्या होगा? B अपॉन में लैम्डा मैक्सिमम. तो यहाँ इस फार्मूले की हेल्प से B की वैल्यू को पुट करिए और लैम्डा मैक्सिमम की. तो आप टेम्परेचर ऑफ सन भी नोट कर सकते हो. टेम्परेचर ऑफ सन. तो सिग्निफिकेंस समझ में आया इसका कि आप किसी इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नोट कर सकते हो, किसी भी बॉडी का. चलो, इसके बाद मैंने आपको एक ग्राफ बताया था. क्या बताया था? ग्राफ. क्या था वो ग्राफ? लैम्डा. यहां पर क्या था? इंटेंसिटी. क्या था? इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या होता है? Q अपॉन AT. Q अपॉन AT. Q क्या है यहाँ पर? हीट. A क्या है? एरिया ऑफ सरफेस. एंड T क्या है? टाइम. तो इसके अंदर जो ग्राफ हमारा बनता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो कैसा बनता है? कुछ इस तरह से, इस तरह से बनता है. इसके अंदर जो ये पीक वैल्यू है, ये क्या शो करती है? ये आपको देती है लैम्डा मैक्सिमम. लैम्डा मैक्सिमम. यहाँ पर जो मैक्सिमम वर्ड है वो मैक्सिमम के लिए नहीं है. यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर इस ग्राफ के नीचे सारी जगह आपको डिफरेंट लैम्डा मिल रही है. किसी भी बॉडी, किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, सपोज टेम्परेचर T1 पे कोई बॉडी ए है आपके पास, और उसके लिए आपने क्या करा? ये ग्राफ प्लॉट कर दिया. आपको पता है इसके अंदर से डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो रही है. डिफरेंट वेवलेंथ कितने टेम्परेचर पे? T1 टेम्परेचर पे. और उसके अंदर जो वेवलेंथ की वैल्यू है, कहीं पर λ1, λ2, λ3, इस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ है. लेकिन इसके अंदर λ1 वाली जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा एमिट हो रही है. मान लो λ1 वाली सबसे ज्यादा हो रही है, λ2 थोड़ी कम हो रही है उससे, λ3 और कम हो रही है. ठीक है. तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है. ठीक है. तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा. लेकिन इसके अंदर आपने देखा सारी की सारी जो वेवलेंथ है, जैसे मैं यहाँ पे
की तरफ चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ आपकी एमिट हो रही है उसको मैंने क्या बोल दिया, लैम्डा मैक्सिमम। चलो कोई और बॉडी लेते हैं, कोई और बॉडी ले ली भी, ये भी एमिट करेगी इस तरह से वेवलेंथ, और इसका टेम्परेचर ले लिया T2, ठीक है, इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज कर दो, इसी का कर दो, नो इशू, इसी का टेम्परेचर आपने T1 की बजाय क्या कर दिया, T2, इंक्रीज कर दिया। तो आपने देखा इसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रही है, अब वेवलेंथ λ1, λ2, λ3, इनमें से कोई और, ये वाली नहीं, कोई और वेवलेंथ अब सबसे ज्यादा निकलने लग गई। सपोज λ2 वाला हो गया, λ2 वाला सबसे ज्यादा निकलता है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर T2 टेम्परेचर, नाउ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज दिस। सेकंड केस में लैम्डा मैक्सिमम आपका ये बन रहा है, यानी कि अब कोई और वेवलेंथ है जो सबसे ज्यादा एमिट हो रही है, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वेवलेंथ निकलती है किसी भी बॉडी में से, डिफरेंट टेम्परेचर पे। यस, टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। मान लो फर्स्ट केस की वेवलेंथ थी यहां से लेकर यहां तक, तो सेकंड केस में वेवलेंथ क्या बन जाएगी, इसकी जो ये लेंथ दिख रही है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस और नो, इस तरह से वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वेवलेंथ शिफ्ट कर रही है शॉर्टर वैल्यू की तरफ। तो क्या समझे यहां से, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, नोट करिए इस पॉइंट को, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन एमिटेड, जो रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रही थी, ये वाली निकल रही थी सबसे पहले ज्यादा, अब क्या हो गया, शिफ्ट हो गई, शिफ्ट और डिस्प्लेस, शिफ्ट और डिस्प्लेस कह सकते हो आप, टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ या शॉर्टर वैल्यू। नोट करिए इस पॉइंट, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है किसको, वेवलेंथ को, दैट्स व्हाई नेम इज विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बताया इसने, लैम्डा टी इज इक्वल टू बी, और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे लैम्डा कम होता चला जाएगा, यानी कि वेवलेंथ छोटी होती चली जाएगी। अगर आपसे कहा जाए एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है, आपको पता है इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ और बड़ी वेवलेंथ, एक वेवलेंथ ये है और एक वेवलेंथ ये, ठीक है, कौन से केस में सेकंड वाली वेवलेंथ एमिट होगी, कौन से केस में, ये दिख नहीं रहा आपको, चलो यहां पर बना देता हूं, एक वेवलेंथ ये है, दूसरी वेवलेंथ ये है। कोल्ड और हॉट बॉडी में से, इन दोनों में से कौन सी वेवलेंथ एमिट करेगी, सॉरी बताइए। देखो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां से आप कह सकते हो ये आपका किसके लिए, T2, यानी कि अगर सन की बात करी जाए, सन और मून में से शॉर्टर वेवलेंथ कौन छोड़ेगा, छोटी वेवलेंथ कौन छोड़ेगा, तो आप बोलोगे सन, कौन, सन। और इसी वेवलेंथ की वैल्यू को अगर आप पुट करके, बी की वैल्यू को पुट करके इसका टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो विंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, एक पॉइंट समझ में आ गया इसका। चलो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट, आपने देखा कि मैंने एक बॉडी के T1 टेम्परेचर पर देखा वेवलेंथ ये वाली एमिट हो रही है, T2 टेम्परेचर पर दूसरी वेवलेंथ और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो मैं और ज्यादा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ यस शिफ्ट होता चला जाएगा। तो अभी मैंने दो ही बनाए हैं इसमें, तो सेकंड पॉइंट की तरफ चल रही है। सेकंड पॉइंट में क्या है
कि जो ये आप ग्राफ देख रहे हो फर्स्ट, इसके नीचे ये एरिया देखिए आप, क्या देखिए, एरिया। ये एरिया आपको इंटेंसिटी बताएगा। क्या बताएगा? इंटेंसिटी की वैल्यू देगा। इंटेंसिटी मतलब Q बाय AT। इंटेंसिटी मतलब Q बाय AT। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, मतलब उतनी ज्यादा हीट मिलेगी आपको। नहीं समझे? कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? Q, A और T पर। Q, A और T पर। सन का साइज बहुत बड़ा है, सन का साइज बहुत बड़ा है, एरिया बहुत ज्यादा है उसका। टाइम पीरियड ले लीजिए, ठीक है, T टाइम में इसका एरिया बहुत ज्यादा है, हीट क्यों? तो अगर आप इसका टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर इसका ग्राफ बनाते हो, तो आपको जो इसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, ठीक है। और अगर इसका एरिया कम कर दिया जाए, सन का साइज छोटा कर दिया जाए, छोटा करने से क्या होगा? ये जो ग्राफ है आपका ये कम हो जाएगा, ठीक है। साइज कम होने से ये ग्राफ कम शो करेगा, और टेम्परेचर जैसे बढ़ा दिया, सॉरी इसको दूसरे तरीके से लेते हैं हम, कोई ब्लैक बॉडी लेते हैं, ये लो, ये ब्लैक बॉडी ले ली, टेम्परेचर आपने कम कर रखा है, पहले T1 टेम्परेचर ले लिया। क्या ले लिया? T1 टेम्परेचर। ऐसे समझेंगे इसको। एरिया इसका सेम है, टाइम ले लिया, Q जो हीट ये दे रहा है, T1 Q अपॉन AT इंटेंसिटी बोलते हैं। T1 पे ये कौन सी वेवलेंथ दे रहा है? सपोज लैम्डा। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, T1 से T2 बना दिया। अब ये कौन सी वेवलेंथ एमिट कर रहा है? लैम्डा डैश। लेकिन लैम्डा डैश क्या होगा? लेस देन होगा किससे? लैम्डा से। जो पहले लैम्डा था उससे कम वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ये टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि Q बाय AC की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? ये आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, Q बाय AT इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू द पावर 4। टेम्परेचर रेज टू द पावर 4 किसने दिया था? ये स्टीफन ने। किसने? स्टीफन ने। तो ये ऐड कर लो, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जो इंटेंसिटी होती है, अब यहां पर देखिए ये जो एरिया है T1 टेम्परेचर पे ये कम है, और इस ग्राफ में इस एरिया को देखिए, ये एरिया कैसा है? ये ज्यादा है। तो एरिया इन T2 इज ग्रेटर देन एरिया इन T1 के, ठीक है। तो जिसका ज्यादा एरिया ज्यादा इंटेंसिटी, जिसका कम एरिया कम इंटेंसिटी, मतलब वो हीट कम देगा, और जिसका एरिया ज्यादा होगा वो हीट ज्यादा रिलीज करेगा। तो सन का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है सन की? ज्यादा है। तो वो इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन की क्या होगा? ज्यादा। क्लियर? चलो उसके बाद इसी के अंदर अगर इंटेंसिटी को Q बाय AT से आपने पढ़ लिया, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, Q बाय AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू द पावर 4। लिख सकते हैं ना ऐसे हम। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए तो इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए, अगर T को 2T कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मैथमेटिकली पावर कितनी है? 4।
ये देखिए, अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए, मतलब टी डैश की वैल्यू 2T कर दी जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी इंटेंसिटी पर। ठीक है, तो सपोज न्यू इंटेंसिटी में क्या ले लिया, आई डैश, और यहाँ पर प्रोपोर्शन ले लो, टी की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, टी डैश की पावर 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी डैश हियर, 2T रेज टू द पावर 4, क्या आ जाएगा, आई डैश प्रोपोर्शन टू 2 raised to the power 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, T4. And I dash proportion to 16, T4 क्या है आपका, proportion to I, तो यहाँ पर I लिख सकते हो। तो क्या समझे यहाँ से कि अगर टेम्परेचर को डबल करते हैं, किसी भी ब्लैक बॉडी की बात हो रही है, ब्लैक बॉडी टेम्परेचर को अगर हम डबल करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी, जो वो हीट दे रहा था हमें, वो 16 गुना बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स, या फिर Q/80 कह लो, या फिर उसका एरिया कह लो। एरिया कौन सा, ये देखो, ये T1 एरिया था, ये T2, तो इसमें 16 गुना का फर्क आ जाएगा अगर ये इससे डबल टेम्परेचर है तो, इफ T2 इज इक्वल टू 2T1। तो इस ग्राफ से देखो आपको क्या क्या चीजें पता लग रही है कि अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो मेरा लैम्डा शिफ्ट हो जाएगा शॉर्टर वैल्यू की तरफ। दूसरा, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्टीफन लॉ दिया। उसके बाद इसी से आपने देखा कि अगर डबल होता है तो 16, ट्रिपल होता है तो देखना 3 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 81। ठीक है, 81 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद स्टीफन लॉ पढ़ते हैं। स्टीफन लॉ अगर बॉडी हॉट है तो क्या होगा, वेवलेंथ की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और कोल्ड है तो बड़ी बड़ी वेवलेंथ वो रिलीज करेगा। ये चीज समझ में आ गई है। कोल्डर बॉडी शॉर्ट वेवलेंथ और होटर बॉडी शॉर्ट वेवलेंथ, एंड कोल्डर बॉडी यस लार्ज वेवलेंथ रिलीज करता है। बना के दिखा दो उसको। कोल्ड बॉडी है कोई तो वेवलेंथ कैसी होंगी, बड़ी बड़ी वेवलेंथ। ठीक है, हॉट बॉडी हुई तो वेवलेंथ कैसी होंगी, छोटी छोटी। ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हम, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यही टेम्परेचर का कंसेप्ट दिया था इसने। जो इंटेंसिटी है Q by area into time is fourth power of temperature, directly proportional to fourth power of temperature। ठीक है, प्रोपोर्शन को हटाइए, सिग्मा लगाइए, और ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, ब्लैक बॉडी के केस में। ब्लैक बॉडी क्या होती है, जिसमें एमिसिव पावर E की वैल्यू क्या होती है 1, E की वैल्यू क्या होती है 1।
ध्यान रखना इस बात को। ए की पावर भी 1 होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर, दोनों 1 होते हैं। यहां से ए को इधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्यू अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम, ये आपका पावर क्या बन जाएगा, पावर, या हीट फ्लो अपॉन टाइम, हीट करंट भी बोलते थे आप, ठीक है। तो ये पावर का कंसेप्ट आ गया, इसका कंसेप्ट आ गया पावर। तो पावर रेडिएशन क्या, पावर कितनी रेडिएट करेगा वो, सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4। अगर ब्लैक बॉडी ना हो, कोई और बॉडी हो, कोई और बॉडी हो जिसकी ई की पावर, ई की वैल्यू लेस देन 1 है, 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी लाई कर सकती है, देन दिस फार्मूला यू हैव टू राइट इन दिस वे। यहाँ पर ई की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी अगर कोई भी वैल्यू बीच की गिवन है, ठीक है। नोट करो इस फार्मूले को। सिग्मा क्या है यहाँ पर, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। यूनिट बताइए क्या होगी इसके, यूनिट यहां से निकाल सकते हो कैसे, सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A T रेज़ टू द पावर 4। पावर के क्या होते हैं, वाट, एरिया मीटर स्क्वायर, इनटू में केल्विन 4। टेम्परेचर किस में लेना है यहाँ पर, टेम्परेचर यू हैव टू टेक इन केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। पता है ना डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे बनाते हैं, 273 से प्लस करके, कोई भी वैल्यू, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप 273 प्लस 25 कर दीजिए और ये आपका बन जाएगा केल्विन। इस तरह से आपको केल्विन में वैल्यू लेनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप वैल्यू लगा दीजिए, ये 5.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ठीक है। ये एम के साथ इसको ज्वाइन मत करना, केयर देके थोड़ा हाइफन लगा दो। हाइफन का मतलब माइनस माइनस नहीं है यहाँ पर, क्या मतलब है इसका कि ये इसके साथ अटैच है, ठीक है। स्पेस का दे देते हैं ना हम, स्पेस लाइक ऐसे, हाँ, बीच में कई बार ये एम स्क्वायर ना हो, सिर्फ एम हो तो मिली केल्विन की तरह दिखेगा, दैट्स व्हाई हम ये चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला नोट कर लिया आपने। चलो क्वेश्चन करते हैं इसका एक, 5.67, कई बुक्स में 6 भी ले लेते हैं इसको, थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए, लेकिन माइंड में रखना इसको कि इसकी वैल्यू 6 से कुछ कम है, अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं। Suppose a heater of 3000 वाट, एक हीटर है 3000 वाट और उसकी जो वायर है एंड इट्स वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। तो पूछा फाइंड द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर देगा वो, कितना टेम्परेचर दे सकता है वो जिस टाइम वो ऑन करेंगे आप उसको, टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड टेम्परेचर कैसे करेंगे सॉल्व इसको, यू नो पावर का फार्मूला क्या है था, P इज इक्वल टू, यही था, E सिग्मा A T रेज़ टू द पावर
यही था। हीटर के वायर को आपने क्या लेना है, ब्लैक बॉडी। अगर कोई और वैल्यू दे रखी है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन ब्लैक बॉडी में ई की पावर, ई की वैल्यू क्या लेनी है आपने, 1 को एज्यूम कर देना है। तो फार्मूला क्या बन गया आपके पास, सिग्मा ए T4, बिकॉज E इज इक्वल टू 1। पुट करिए सभी वैल्यूज को, पावर 3000 वाट, सिग्मा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻⁻8, ठीक है। 5.67 को क्या ले लिया आपने, क्या थी सिग्मा की वैल्यू, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू द पावर 4, मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू द पावर 4। तो आपने लिख दिया सिग्मा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻8, एरिया इज व्हाट 0.2 into temperature you have to find, T raised to the power 4। करे सोल्व, 3000 ज्यादा ले लो, इसको 12000 ले लो ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़े। ऐसे फिर पॉइंट्स में आएगा थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। 12000 का हीटर, देखते इसका टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 6 to the 12, 2000 is equal to 10⁻⁻8 into 2/10 into T raised to the power 4। 2 से 1000, ठीक है, 10 इधर आ जाएगा, 10⁻⁴, 10⁻⁻8 नीचे in denominator and this one is T raised to the power 4। इसको ऊपर ले जाइए, 10⁻⁴ -8 become +8, T raised to the power 4। now 10⁻12 is equal to T raised to the power 4। इसको सोल्व करेंगे कैसे, 10⁻3 लिख सकते हैं, सिमेट्री देखिए, T raised to the power 4, this 4, T is equal to, किसमें आ गया आंसर, केल्विन। तो 1000 केल्विन। सेल्सियस में अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इसमें से आप 273 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 72327, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर देगा, डिग्री सेल्सियस में अगर आप आंसर दें। नोट करिए इस क्वेश्चन को, इस तरह से आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, एक चीज और आपको बतानी है। सपोज हमारे पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, मतलब बढ़ा हो सकता है, घटा हुआ भी हो सकता है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो इसके आसपास का टेम्परेचर, सपोज वो T हो। केस ले लेते हैं जो T है वो ग्रेटर देन T हो, T ग्रेटर देन T। तो पावर रेडिएटेड, इसकी पावर रेडिएशन क्या होगी, एरिया क्या इसका, A Q टाइम T। पावर रेडिएटेड क्या होगा इसका, सिग्मा A T रेज़ टू द पावर 4, पावर रेडिएटेड। लेकिन ये सराउंडिंग टेम्परेचर देखो, एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं, एमिशन भी होता है और
एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, अगर बात आ जाए पावर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, पावर एब्जॉर्प्शन, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो उसके लिए फार्मूले में थोड़ा सा चेंज, सिग्मा ए T4 की जगह पर यहाँ पर लिखा जाएगा T नॉट रेज़ टू द पावर, क्योंकि सराउंडिंग से ले रहा है। कहाँ से ले रहे हैं? सराउंडिंग से। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट और स्टीफन को, दोनों को लेकर। नोट करिए क्वेश्चन। सपोज दो बॉडी है हमारे पास, ब्लैक बॉडी, ठीक है। इस ब्लैक बॉडी में जो इनके रेडियस गिवन है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, रेडियस ऑफ आर ए बॉडी इज 400 टाइम्स इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी, गिवन है ये सारी वैल्यू। पावर ऑफ दिस इज 10 raised to the power 4 of power of b, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। दो स्टार्स है, ठीक है, एक का रेडियस ये है और एक की पावर ये है। ऑब्वियस है टेम्परेचर अलग अलग होंगे, ठीक है। इसका टेम्परेचर सपोज TA, इसका TB, और आपको भी पता है अगर टेम्परेचर अलग होंगे तो वेवलेंथ भी जो रेडिएट होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है। ओके, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एज यू नो लैम्डा और टेम्परेचर आपस में कनेक्ट होते हैं, ये सब। और साथ में आपको ये भी पता है टेम्परेचर और पावर आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो ये दोनों को लेकर विंड डिस्प्लेसमेंट लो और स्टीफन लो, दोनों को लेकर भी न्यूमेरिकल डिजाइन हो जाता है, ठीक है। कैसे करेंगे? चलो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेवलेंथ की रेशियो निकालना है, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। फाइंड वेवलेंथ इसमें से, देखो किसी में लैम्डा ए निकल रही है, इसमें लैम्डा बी मैक्सिमम रखना है इसमें, क्योंकि हर टेम्परेचर पर सारी वेवलेंथ निकलती है लेकिन कोई सबसे ज्यादा निकलती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ की स्टडी करा है, ठीक है। करें इसको। वी नो दैट PA इज इक्वल टू 400 pp, पावर रेडिएटेड बाय बॉडी A इज इक्वल टू पावर रेडिएटेड बाय B। PA की फार्मूला लगवाओ, सिग्मा A T रेज टू द पावर 4। A के नीचे A डाल दो ताकि A बॉडी का पता लगता रहे। सिग्मा कांस्टेंट है, 400 सिग्मा A B लगा दो यहाँ पर, TB रेज टू द पावर। एम आई राइट? ठीक है यहाँ तक? ओके। इसके बाद सिग्मा से सिग्मा कैंसल, ए क्या है? एरिया। एरिया किसका? ए बॉडी का। ए बॉडी का एरिया बताइए कितना होगा? स्फीयर है 4 पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर? r है। रेडियस कितना है? r है। इसका रेडियस क्या अज्यूम कर रखा है? r, और दोनों में क्या कनेक्शन है? r इज इक्वल टू 400 टाइम्स ऑफ r। तो यहाँ पर आप लिखिए 4 पाई r स्क्वायर TA की पावर 4, 400 4 पाई RB स्क्वायर TB रेज टू द पावर 4, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
ओके चलो अब आर ए की वैल्यू पुट करिए। आर ए किसके इक्वल है 400 आरपी, इधर आ जाइए 400 आरपी होल स्क्वायर इंस्टेड ऑफ आर ए यू हैव टू पुट 400 आरपी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया इनटू टी ए की पावर 4 इज इक्वल टू 400 आरबी स्क्वायर टी बी रेज टू द पावर 4। सोल्व करो इसको 400 स्क्वायर पावर ठीक लिया मैंने, नहीं यहाँ पर मैंने पावर को गलत ले लिया है, 10 रेज टू द पावर 4 लेकर चलना है। क्या लेकर चलना था 10 रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पर आप 10 रेज टू द पावर 4 करेंगे। इसको अलग अलग सेपरेशन में ऐसे लिख सकते हो आप 10 रेज टू द पावर 4 आर बी स्क्वायर टी बी रेज टू द पावर आर स्क्वायर, आर बी स्क्वायर से आर बी स्क्वायर कैंसल, ठीक है। उसके बाद 4 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा ये टी ए रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4 टी बी रेज टू द 10 रेज टू द पावर 4 से 10 रेज टू द पावर 4 के, ठीक है। चलो टी बी अपॉन टी ए होल पावर 4 लिख सकते हैं ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक के नीचे चला जाएगा और कॉमन पावर 4 ले लिया, इधर क्या है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 को 2 रेज टू द पावर 4 लिखा जा सकता है टी बी अपॉन टी ए रेज टू द पावर 4 तो ये चीज किसके इक्वल आ गई टी बी इज इक्वल टू क्या आ गया टी बी अपॉन टी ए इज इक्वल